दोस्तों, अगर आपने पिछले 40 सालों में कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इस परेशान करने वाले छोटे पॉपअप ने आपके मॉनिटर में लगातार घुसपैठ की हो। ये मैकेफी है, जो बाजार में मौजूद सबसे मशहूर लेकिन इरिटेटिंग एंटीवायरस प्रोग्राम है। आज लगभग 500 मिलियन ग्राहक अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए इस पर भरोसा करते हैं और इसने साल 2020 में लगभग $3 बिलियन का मुनाफा कमाया था। शायद आप सोच रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का खोजकर्ता एक टिपिकल IT नर्ड होगा, जो अब अपने लाखों डॉलर की कमाई के साथ एक शांत निजी जीवन जी रहा होगा। लेकिन भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉन मैकेफी एक पायनियर, इन्वेंटर और ऑलराउंड कोडिंग जीनियस थे। उनका हालिया डेथ सर्टिफिकेट एक कंप्यूटर इंजीनियर के जीवन की तुलना में एक एक्शन मूवी प्लॉट की तरह ज्यादा लगता है, क्योंकि वो एक शानदार और अजीब जिंदगी जी रहे थे। एक हारे हुए आदमी के रूप में शुरुआत करने से लेकर करोड़ों डॉलर कमाना, नशेड़ी बन जाना, कानून से भागना, फोटोशूट के लिए एक मॉडल के पैर की उंगलियों को चूसना और यहाँ तक कि ये सब करते हुए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ना। और ये सब तो बस एक शुरुआत है। इसलिए बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं जॉन मैकेफी की शानदार दुनिया का सफर। तो आइए शुरुआत करते हैं 1945 से। जॉन इंग्लैंड के ग्लोस्टरशायर में एक अमेरिकी एयरबेस पर पैदा हुए एक ब्रिटिश अमेरिकन थे। जब वो छोटे थे तब उनका परिवार वर्जीनिया चला गया था, लेकिन उनके पिता शराबी और बदमाश थे। जॉन की जिंदगी की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने उन्हें मैथ से प्यार करने से रोका नहीं। उन्होंने इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 1967 में रानू के कॉलेज से उन्हें बैचलर डिग्री मिली। फिर उन्होंने मैथ से डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, लेकिन 1968 में उन्हें इस कोर्स से हटा दिया गया। ये पाया गया कि एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते हुए वो जिस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उसमें दिलचस्पी हो गई थी, जो कि किसी भी रेप्यूटेड कॉलेज को मंजूर नहीं होता है। भले ही बाद में उन्होंने शादी कर ली, लेकिन जॉन की PhD टर्मिनेट कर दी गई। इसलिए उन्होंने प्रोग्रामिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया। उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गहरी दिलचस्पी दिखाई और उनके करियर ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक, सीमेंस, यूनिवैक और जेरोक्स जैसी बड़ी कंपनियों के साथ नौकरी की। 1969 के आसपास उन्हें नासा द्वारा अपोलो कार्यक्रम पर काम करने के लिए भी नियुक्त किया गया था, जिसका मतलब है कि उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर ले जाने में मदद की थी। लेकिन आज की तुलना में तब कंपनियां खास तौर पर नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले स्टाफ के प्रति ज्यादा सहनशील थीं, और जॉन पूरी तरह से इसमें घुस चुके थे। जितना ज्यादा वो मेहनत करते थे, उतना ज्यादा उनकी शराब और दूसरे नशों की लत बढ़ती जा रही थी। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में उनकी पत्नी के उन्हें छोड़ने के बाद ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ओमेक्स के लिए काम करते समय जॉन को भारी मंदी का सामना करना पड़ा और कंपनी ने उन्हें तुरंत निकाल दिया। जॉन का कहना है कि ये उनकी जिंदगी को बदलने वाला तजुर्बा था। उन्होंने मदद मांगना शुरू किया, सफाई दी और इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने 1984 से शराब नहीं पी है या कोई ड्रग्स नहीं लिए हैं। लेकिन जिन किस्सों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मुझे उन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। 1986 के शुरू होने पर जॉन लॉकहीड मार्टिन में एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में काम कर रहे थे। ये एक सिक्योरिटी और एरोस्पेस कंपनी है जो नासा जैसी कंपनियों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम तैयार करती है। वो एक क्लासिफाइड वॉइस रिकॉग्निशन प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। जब अखबार में एक आर्टिकल पर उनकी नजर पड़ी, ये दुनिया के पहले कंप्यूटर वायरस में से एक पाकिस्तानी ब्रेन के फैलने के बारे में था। कोई भी बदकिस्मत आदमी जिसका इससे सामना होता है, उसे ये स्क्रीन दिखाई देगी जो उसके पूरे कंप्यूटर को लॉक कर देगी। आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि इंटरनेट कनेक्शन से पहले के दिनों में कंप्यूटर वायरस कैसे फैल सकता था। इसका जवाब है फ्लॉपी डिस्क के जरिए। मैं उन 12 साल के बच्चों को बता दूं कि फ्लॉपी डिस्क में सिर्फ 1.44 मेगाबाइट मेमोरी हुआ करती थी, एक MP3 के लगभग 1.5 मिनट के बराबर, और इनका इस्तेमाल डेटा को एक मशीन से दूसरी मशीन में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था, एक USB स्टिक की तरह जिसमें बहुत कम मेमोरी होती है। जिस तरह एक वायरस इंसानों में फैलता है, उसी तरह अगर इसे किसी दूसरे कंप्यूटर में डाला जाता है तो ये प्रोग्राम वहां फैल जाएगा और उसमें डाली गई किसी भी क्लीन फ्लॉपी ड्राइव को इन्फेक्ट कर देगा। आखिरकार इसकी एक कॉपी अमेरिका तक पहुंची गई और जंगल की आग की तरह फैलने लगी। माना जाता है कि 1989 तक ब्रेन ने 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचा दिया था और लोगों ने इसके साथ यूनिवर्सिटीज जैसे बड़े कंप्यूटिंग हब वाली जगहों को टारगेट किया था। लेकिन इस वायरस की अजीब बात यह थी कि इसके निर्माता का नाम और पता मेन स्क्रीन पर लिखा हुआ था और ये किसी भी डेटा को डिलीट नहीं करता था, ना ही कोई नुकसान पहुंचाता था। यार, अब मैं कोई टेक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने बुरे इरादे से एक वायरस बनाया है तो आप उस पर अपना असली नाम डालने की बेवकूफी क्यों करेंगे। पता चला कि इसे पाकिस्तान में रहने वाले 2 भाइयों अमजद फारूक अलवी और बासित फारूक अलवी ने डिजाइन किया था और ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था जिसे उन्होंने धोखाधड़ी करने के गलत इरादे से नहीं बनाया था। इस कोड का उद्देश्य मेडिकल सॉफ्टवेयर पर कॉपीराइट उल्लंघन की रक्षा करना था जिस पर वो काम कर रहे थे। ये कोड लोगों को उनकी इजाजत के बिना इसे कॉपी या शेयर करने से रोकेगा। अफसोस की बात यह है कि इसने अनजाने में वायरस के हमलों के लिए एक रास्ता खोल दिया जो इन दिनों में यूजर की फाइलों को ऑनलाइन नुकसान पहुंचा रहा है।
उस समय जॉन के लिए ये कोड भयानक और दिलचस्प दोनों थी। लोगों को मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए और कई ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड पर इस कोड फिक्स को पोस्ट करने से पहले उन्होंने जल्दी से पता लगाया कि ये वायरस कैसे काम करता है और इसे बेअसर करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया। लोग हजारों की संख्या में इस पोस्ट पर उमड़ पड़े, जिससे उनके अंदर एक ख्याल जगमगा उठा। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए उन्होंने 1987 में सिलिकॉन वैली में मैकेफी एसोसिएट्स की शुरुआत की, जहां उन्होंने अपने कोड को वायरस स्कैन नाम के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में डेवलप किया, जो किसी भी नुकसान का कारण बनने से पहले लगभग सभी वायरस का पता लगाकर उसे बेअसर करके हटा सकता था। वो अपनी इंडस्ट्री में बुलंदियों पर थे, लेकिन उनका इरादा सेल्स बढ़ाने या मुनाफा कमाने से परे था। जॉन असल में मोबाइल एंटीवायरस वैन चलाने और इस सब्जेक्ट पर पूरी किताब लिखने जैसे काम करके लोगों को कंप्यूटर वायरस के बारे में जागरूक करने के बारे में काफी ज्यादा भावुक थे। जानबूझकर या जैसे भी उन्होंने वायरस के डर को पैदा किया, जिससे वायरस स्कैन की सेल्स ने आसमान छू लिया। 1990 तक वो सालाना $5 मिलियन कमा रहे थे। 1992 में उन्होंने टीवी पर चेतावनी दी कि माइकल एंजेलो नाम का एक वायरस 50 लाख कंप्यूटर्स पर हमला कर सकता है। जैसा कि उम्मीद की गई थी, इससे पहले पब्लिक कंप्यूटर वायरस के डर के बाद मैकेफी की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ ही जॉन ने अपनी कंपनी को पब्लिक करने का फैसला किया, जिससे उसके शेयर की कीमत $80 मिलियन हो गई। लेकिन माइकल एंजेलो ने सिर्फ कुछ ही कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया था और बाद में होने वाले हंगामे ने जॉन की पब्लिक इमेज को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने 1993 में चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को छोड़ दिया और फिर 1994 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें कंपनी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने कंपनी में अपनी बाकी हिस्सेदारी को लगभग $100 मिलियन में बेच दिया। लेकिन 2010 में इंटेल ने मैकेफी को $7.6 बिलियन में खरीद लिया, जो जॉन के $100 मिलियन की तुलना में बहुत कम लगता है। जबकि सिलिकॉन वैली जॉन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई थी। जॉन ने सिलिकॉन वैली को नहीं छोड़ा था। उन्होंने 1994 में ट्राइबल वॉइस को बनाया, जिसने मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम पॉवो को डेवलप किया, जो दुनिया के पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक था। उन्होंने 1999 में इसे $17 मिलियन में बेच दिया था। उन्होंने फैसला किया कि ये ब्रेक लेने का अच्छा टाइम है। हालांकि इसके बाद उन्होंने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कोलोराडो में 280 एकड़ जमीन खरीदी, एक प्रॉपर्टी का निर्माण किया और फिर अचानक $25 मिलियन का योगा रिट्रीट खोलने का फैसला किया। उन्होंने कई वीडियो बनाकर और एक दो नहीं 4 स्पिरिचुअल गाइड लिखकर अपने करियर को टेक एंटरप्रेन्योर से योग गुरु में बदल दिया। लेकिन वो जल्दी ही योग से ऊब गए और अचानक एयरो ट्रैकिंग की तरफ आकर्षित हो गए। ये जमीन से कुछ ही फीट की दूरी पर ट्राइक्स कहे जाने वाले हल्के विमान उड़ाने का काम है। ये खतरनाक खेल है, इतना खतरनाक कि इसने सच में जॉन की निगरानी में अपने 22 साल के भतीजे और एक पैसेंजर की जान ले ली। तब जॉन के लिए $5 मिलियन के सिविल लॉ सूट में आरोपी होना अच्छा साबित नहीं हुआ। लेकिन इससे निपटने के बजाय जॉन ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर इस फैसले से बचने के लिए देश को छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वो जल्दी से भाग नहीं पाया। 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने उसे पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। $25 मिलियन के कोलोराडो में मौजूद उसके घर की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई थी और 2008 में जब इसे बेचा गया तब इसकी कीमत सिर्फ $5.7 मिलियन थी। और ये तो बस मुसीबतों की शुरुआत थी। लगभग रातों रात जॉन ने अपनी दौलत का लगभग 96% गवा दिया, जिससे उसकी दौलत सिर्फ $4 मिलियन ही रह गई थी। मेरा मतलब है कि ये अभी भी बहुत कुछ है। लेकिन बाद में उसने अपने कई इंटरव्यूज में बात कही कि उसके पास गुप्त बैंक खातों में बहुत पैसा है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो जल्द ही सैन पेड्रो बेलीज में $5 मिलियन के समुद्र के किनारे बने एक घर में रहने चला गया। 2009 में जॉन ने कोरम सेंसिंग नाम के एक नए स्टार्टअप में निवेश किया, जो एक नए सेक्टर पर आधारित था, जो कि बहुत ज्यादा विवादित था। सुनने में किसी योगा जैसा लगता है, लेकिन यह असल में बैक्टीरिया से लड़ने की इस बायोलॉजिकल रिसर्च है, जिसमें बैक्टीरिया को सीधे मारने के बजाय केमिकल से रोका जाता है। जॉन ने अपनी थ्योरी को चेक करने के लिए अपने कंपाउंड के अंदर एक लैब बनाई, क्योंकि उन्हें लगा कि बेलीज की रियो नुएवो नदी के किनारे के पौधों में उनके दावे को साबित करने के गुण मौजूद हैं। उन्होंने एंटीबायोटिक्स बनाने के इरादे से 2010 की शुरुआत में कोरामैक्स नाम की कंपनी बनाई, लेकिन ये सब कोरा झूठ था। अक्टूबर तक निवेशकों को उनके इस अजीब मेडिकल प्रोजेक्ट को लेकर महसूस हुआ कि ये क्या था और उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि ये थ्योरी सही नहीं लगी उन्हें। कई लोगों ने सोचा कि यह लैब में चल रही शैतानी गतिविधियों के लिए सिर्फ एक कवर है, और बस यही वो टाइम था जब जॉन सीधे और ईमानदारी के रास्ते से भटकने लग गया। लेकिन भाई, आपको तो ये पहले ही लगने लग गया होगा, है ना? बेलीज में धोखाधड़ी और गैंगस्टर्स के डर से जॉन ने अपना खुद का सिक्योरिटी फोर्स बनाना शुरू कर दिया, जिसमें ज्यादातर गुंडे थे। वो भारी हथियारों से लैस थे और जॉन के प्रति वफादार थे। जॉन उन्हें किसी भी लोकल गैंग से ज्यादा पैसा दे सकता था। उनके साथ उसने जवान कमजोर लड़कियों के हरम को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दुख की बात यह है कि उन सब में सबसे छोटी लड़की उसकी उम्र के सिर्फ 1/4 बराबर थी और इस समय वो 65 साल का हो चुका था।
कई साल बाद इन लड़कियों ने पत्रकारों को जो इंटरव्यू दिए वो इतने भयानक थे कि मैं उनके बारे में आपको बता भी नहीं सकता, क्योंकि YouTube शायद इस वीडियो को हटा देगा। इतना कहना काफी है कि उनकी कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस समय के आसपास उसने स्टफ मोंगर यूजर नेम के तहत रशिया के वेब फॉर्म पर अपनी MDPV रिसर्च के बारे में भी डींगे मारना शुरू कर दिया था। ये बात सॉल्ट में पाया जाने वाला एक केमिकल कंपोनेंट है जो एक नशीली दवा भी है। उन्होंने अपनी लैब, अपनी सेटअप और यहाँ तक कि अपने कंपाउंड की तस्वीरें भी पोस्ट की। इसमें कोई शक नहीं है कि वो फिर से नशे की लत वाले अंधेरे में डूब रहा था और चीजें और ज्यादा खराब होने वाली थीं। 2012 में बेल्जियन अधिकारियों ने जॉन के बायोटेक रिसर्च स्टेशन पर छापा मारा जब अफवाहें फैली कि इसका इस्तेमाल अवैध दवाओं को बनाने के लिए किया जा रहा था। जॉन का दावा था कि लोकल पॉलिटिशियन एंथनी रेबर्न ने उनसे संपर्क किया था, जिन्होंने अपने कैंपेन के लिए उससे $2 मिलियन की डोनेशन मांगी थी। जब जॉन ने इनकार कर दिया तो ब्लड प्रूफ जैकेट पहने 42 पुलिस ऑफिसर्स और कुत्तों ने उनके कंपाउंड में छापा मारा। उन्होंने हथियारों और पदार्थों को जब्त कर लिया जो कि अवैध नहीं थे और उन्हें रिहा करने से पहले 14 घंटों तक हिरासत में रखा गया था। लेकिन ये जॉन की मुसीबतों की सिर्फ शुरुआत थी। वो अमेरिकी नागरिक और स्पोर्ट्स बार के मालिक ग्रेगरी फॉल के घर से कुछ ही दूर रहता था। जॉन ने कहा कि उन्होंने शायद ही कभी उससे बात की हो, लेकिन ग्रेगरी ने उस साल मैकेफी के कुत्तों के बारे में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनमें से 3 ने टूरिस्ट पर हमला किया था और कंपाउंड में रहने वाले लोगों को डरा रहे थे। फिर उसी साल बाद में जॉन के कुत्तों में से एक की मौत हो गई। जाहिर तौर पर उनमें से कई ने टॉर्टिला खा लिया था, जिसमें जानबूझकर जहर मिलाया गया था। अगले दिन फॉल की तलाशी मिली और ये निश्चित रूप से दुर्घटना नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उस बेचारे पर हमला किया गया था। पुलिस ने जॉन से बात करने की कोशिश की, जो खास तौर पर इस मामले में शक के घेरे में था, लेकिन जॉन इतना कन्विंस था कि उसे फंसाया जा रहा था कि उसने दरवाजे पर आने से इनकार कर दिया और अपने घर के पिछले हिस्से में अपने सिर पर एक बॉक्स रखकर खुद को रेत में छुपा दिया। हाँ, उसका ये बिहेवियर पूरी तरह से ठीक और मासूमियत भरा है। जॉन फरार हो गया, लेकिन वो इस मामले में सिर्फ एक संदिग्ध था और जरूरी नहीं है कि वो एक अपराधी हो। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर बिना नहाए और अपने दांतों को पीला करके एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के रूप में भेस बदल कर इधर उधर घूमता रहा। अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए उसने अवैध रूप से बॉर्डर पार किया और ग्वाटेमाला पहुंच गया, लेकिन अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए अपनी वेबसाइट और ट्विटर पर अपडेट पोस्ट करना जारी रखा। ग्रेगरी की मौत के बारे में जानकारी के लिए उसने $25,000 का इनाम देने का भी फैसला किया। वहां रहते हुए उसने वॉइस मैगजीन से संपर्क किया, जो उनकी कहानी को कवर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलती से जॉन के फोटो को लोकेशन डेटा के साथ जारी कर दिया, जिससे बेल्जियन सरकार के लिए उसे ढूंढना आसान हो गया। तलाश आखिरकार खत्म हो गई और स्थानीय अधिकारियों ने उसे पूछताछ के लिए वापस बेलीज भेज दिया। जॉन, जो हमेशा की तरह जीनियस था, अपने वकील से संपर्क करने में कामयाब रहा और उसे अमेरिका वापस बुलाने के लिए अपील दायर करने के लिए कहा। टाइम कम था और इसलिए जैसे ही उसके वकील ने अपील दायर की, जॉन ने खुद के लिए समय आगे बढ़ाने के लिए दिल का दौरा पड़ने का नाटक किया। ये चाल काम कर गई और जॉन को वापस मियामी भेज दिया गया। 4 साल पहले अमेरिका छोड़ने के लिए उसने जो चाल चली थी, उसने उसी चाल को दोहराया और कामयाब हुआ। जॉन अब आजाद था, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी दिखती थी। उसने 2013 में फिर से अमेरिका में खुद को कुछ हद तक सेलिब्रिटी के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। उसने यूट्यूब पर हाउ टू अनइंस्टॉल मैकेफी एंटीवायरस नाम का एक पैरोडी वीडियो अपलोड करके मीडिया को उसकी इमेज को खराब करने की चुनौती देने का फैसला किया, जो पूरे इंटरनेट पर सबसे अजीब वीडियो हो सकता है, क्योंकि उसका नाम अभी भी मैकेफी एंटीवायरस पर था। लोग उसे हजारों ईमेल्स भेज रहे थे कि इसे अनइंस्टॉल कैसे करें। भले ही वो 15 साल से इससे नहीं जुड़ा था, इसलिए उसने $100 के नोट के साथ सिगरेट जलाते हुए, खूबसूरत लड़कियों से घेरे हुए, उनके पैर की उंगलियों को चाटते हुए और बाथ सॉल्ट लेने के दौरान उनकी शिकायतों को पढ़ा। उसने आखिरकार खुलासा किया कि आप अपने कंप्यूटर को शूट करके मैकेफी एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हैं। इरादा साफ था। जॉन वापस आ गया था और मैकेफी एंटीवायरस की तरह ही उससे छुटकारा पाना असंभव था। उसी साल वो एक दूसरी स्टार्टअप कंपनी के साथ सिलिकॉन वैली में लौटा, इस बार एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जो वेब पर किसी को भी इनविजिबल बना सकता है, जिसे डिसेंट्रल कहा जाता है। फिर 2014 में उसने खास तौर पर स्मार्टफोन तकनीक में काम करना शुरू किया और कॉग्निजन को बनाया, एक ऐप जिसकी पहचान तब होती है जब कंपनियां आपके पर्सनल डेटा का इस्तेमाल आपके बिना जाने कर रही थीं, क्योंकि आपने फाइन प्रिंट नहीं पढ़ा था। उसी साल बाद में वो नेवादा में एक हैकर समिट DEF-CON में गया और वहां सभी को स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी, ये बताते हुए कि सभी ऐप्स अपने ग्राहकों की जासूसी करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये क्लियर नहीं था कि इसमें कॉग्निजन को शामिल किया गया था या नहीं, लेकिन जॉन को टेक इंडस्ट्री पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। कई दूसरी साइबर सिक्योरिटी कंपनीज के साथ काम करने के बाद 2015 में जॉन ने एक बार फिर से ऊपर उठने का फैसला किया। तकनीक, योग, एरो ट्रैकिंग, शराब, नशीली दवाएं लेने वाला और पुलिस से भागने वाला आदमी आगे क्या कर सकता है? अगर आपने कहा प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है, तो आप
बिल्कुल सही है। नई बनाई गई साइबर पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने 2016 के चुनावों के लिए अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू किया। कुछ महीनों के बाद उन्होंने अपना रुख बदल लिया और लिबर्टेरियन पार्टी में चले गए। अपने दूसरे उम्मीदवारों के साथ पार्टी ने नेशनल टेलीविजन पर अपनी पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित की और जॉन प्राइमरी इलेक्शन में दूसरी पोजीशन पर रहे। ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसने अपनी प्रायोरिटीज को बेहतर के लिए बदल दिया हो। लेकिन फिर उसी साल उसने दावा किया कि वो FBI के लिए एक वांटेड टेररिस्ट के एप्पल फोन की सिक्योरिटी करने वाले एडवांस्ड इंक्रिप्शन को क्रैक करने के लिए कस्टम कोड लिख सकता है। अफसोस की यह बात है कि उसने कबूल किया कि उसने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस पूरे झूठ को गढ़ा था। फिर कुछ महीने बाद अगस्त में उन्हें एक गन के साथ शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भी ध्यान आकर्षित करने के लिए था। इसके बावजूद 2016 में उसे एक टेक होल्डिंग कंपनी MGT कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का CEO नियुक्त किया गया, जिसे उसने तुरंत जॉन मैकेफी ग्लोबल टेक्नोलॉजी के नाम से बदलने की कोशिश की। यार, इसमें खुद का डंका बजाया जा रहा है। लेकिन मैकेफी एंटीवायरस के वर्तमान मालिकों इंटेल ने यह दावा किया कि उनके पास अभी भी मैकेफी नाम के अधिकार हैं। जॉन के पास नाम बदलने को छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और उसने कंपनी का फोकस सोशल गेमिंग से साइबर सिक्योरिटी की तरफ कर दिया। ज्वाइन करने के तुरंत बाद जॉन ने यह दावा करते हुए टेंशन को बढ़ा दिया कि उसने गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक खामी का पता लगाया है, जिससे वो व्हाट्सएप के इनक्रिप्टेड मैसेज पढ़ सकता है। उन्होंने पत्रकारों को फोन भेजे और फिर उन्हें अपनी व्हाट्सएप की बातचीत वापस भेज दी। तो ये खामी असल लग रही थी भाई। ये एक बड़ी खोज थी क्योंकि व्हाट्सएप के 1 अरब से ज्यादा यूजर थे, जिसमें जॉन की कंपनी को साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ऊंचाइयों पर ले जाने की ताकत थी। लेकिन ये पता चला कि उसने इसे ठीक से काम करने के लिए फोन पर पहले से ही मैलवेयर इंस्टॉल कर रखा था। तो असल में ये कोई कमी नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो उसने मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया था। मीडिया ने जॉन पर हमला कर दिया था और उनकी रेपुटेशन को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसके बाद उन्होंने MGT का फोकस फिर से बदल दिया और इस बार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर। यह साइबर सिक्योरिटी का एक और क्षेत्र था जिसने उसे आकर्षित किया, इतना कि वो अक्सर वैल्यू प्रेडिक्शंस पर अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगाता था। कई ट्वीट्स में उसने ये दावा किया कि 2020 तक एक बिटकॉइन की कीमत $5 लाख होगी। अगर उसकी बात सही नहीं निकली तो वो नेशनल टीवी पर अपना मैन मीट खाएगा। इसके बाद उसने MGT को क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप लक्सकोर को चलाने के लिए छोड़ दिया और स्काई कॉइन प्रोजेक्ट के साथ काम किया। वो क्रिप्टो करेंसी के प्रति इतना जुनूनी था कि 2018 में उसने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसे अपनी पीठ पर स्काई कॉइन टैटू दिखाते हुए देखा गया था। अगर वो मार्केटिंग नहीं है तो और क्या हो सकता है भाई। लेकिन वो ट्विटर पर उसके द्वारा पोस्ट की गई सबसे अजीब चीज नहीं थी। उसी साल बाद में उसने एक ट्वीट में उसके 47 जेनेटिक बच्चे होने का दावा किया। यार, मुझे फिर से चेक करने दो मेरी गिनती सही है या नहीं। शायद कोई बहुत बिजी रहा है, लेकिन क्या उसके लिए 2018 वहीं खत्म हो चुका था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जून में फिर से राजनीति में आया। लिबर्टेरियन पार्टी के अपने कैंपेन में उसने क्रिप्टो करेंसी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया। लेकिन ये शायद स्पॉटलाइट में वापस आने का एक और तरीका था, क्योंकि वो अपनी अल्टरनेटिव डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने वाली कंपनी से हर ट्वीट के लिए $1,05,000 चार्ज कर रहा था। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में हिस्सा लेना मुफ्त में मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है ना। इसके अलावा उसने बिटफी को बढ़ावा दिया, जो एक बेहद सुरक्षित क्रिप्टो कॉइन वॉलेट था जिसे बाद में हैक कर लिया गया था। जैसा कि सुर्खियों से पता चलता है, जॉन साफ तौर पर क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में शामिल था और वो बहुत पैसा कमा रहा था। और ये कुछ ऐसा था जिसने अमेरिका की सरकार का, खास तौर से IRS का ध्यान आकर्षित किया। एक छोटी सी जांच के बाद पता चला कि मैकेफी ने 2014 से 2018 तक एक भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था। उसने कथित तौर पर अपनी क्रिप्टो करेंसी स्कीम, कंसल्टेशन वर्क और स्पीकिंग फीस से लाखों डॉलर छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने $4.2 मिलियन के बकाया टैक्स में से एक पैसा भी नहीं भरा था। जनवरी 2019 में टैक्स चोरी का आरोप लगने के बाद उसने एक बार फिर से पकड़े जाने से बचने का फैसला किया, लेकिन चुप रहने के बजाय जॉन ने खुशी खुशी घोषणा की कि वो खुले समुद्र में एक प्राइवेट यॉट पर रहते हुए राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दौड़ जारी रखेगा। फिर उसने ये कहकर पुलिस अधिकारियों का मजाक उड़ाया कि टैक्स भरना इलीगल है, इसलिए उसने 8 सालों से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था। लेकिन मुझे शक है कि अधिकारियों ने शायद ऐसा नहीं सोचा होगा। जुलाई 2019 में उसे डोमिनिकन रिपब्लिक में अपने यॉट पर हथियारों और बारूद की अवैध सप्लाई के साथ देश में घुसने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में ज्यादातर लोग डर जाएंगे, लेकिन जॉन ने इसे अच्छी तरह से संभाला और 4 दिनों के बाद रिहा होने से पहले जेल में अपनी रहने की जगह की कुछ तस्वीरें खींची। वो लगातार अपनी ऑनलाइन अपडेट के साथ ताना मारते हुए इधर उधर घूमकर अमेरिकी अधिकारियों से बचता रहा। यहाँ तक कि जब 2020 में कोविड-19 महामारी आई, तब भी जॉन ने पोस्ट करना जारी रखा, ये साबित करते हुए कि वो अभी भी बड़े पैमाने पर अपनी जिंदगी जी रहा था। एक बार उसे एक स्पीच देने के लिए नॉर्वे के लिए एक
प्राइवेट जेट पर उड़ान भरने के दौरान हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको लगता है ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसके नाम का कोई वारंट होगा, लेकिन असल में ये इसलिए था क्योंकि उसने लेडीज अंडरवेयर को फेस मास्क के रूप में पहना हुआ था। ये पता चला कि कंप्यूटर वायरस की दुनिया का बाप होने के बावजूद वो जेनेटिक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल के खिलाफ था और हर्ड इम्यूनिटी के पक्ष में था। इस स्टंट के बावजूद उसे बाद में रिहा कर दिया गया और उसने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को ऑनलाइन दिखाना जारी रखा, जैसे कि पूल साइड विला में घूमना और एक स्टाइलिश मोटर बाइक पर सवार होकर तेजी से जाना। लेकिन तभी अचानक से उसकी ऊंची उड़ान भरी जिंदगी में खलबली मच गई। अक्टूबर 2020 में जब वो स्पेन से तुर्की जाने के लिए एक प्लेन में सवार हो रहा था तो उसे टैक्स में धोखाधड़ी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर कई पंप और डंप योजनाओं में कुछ खास क्रिप्टो कॉइन्स को बढ़ावा देने के लिए धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया गया था, जो सिर्फ एक और उदाहरण है कि कैसे उसके क्रिप्टो करेंसी के इतिहास ने उसे फंसाया। इन योजनाओं में लोगों को नकली तरीकों से एसेट्स की वैल्यू बढ़ाना शामिल है ताकि वो अपने सभी स्टॉक को बेचने से पहले सस्ते में खरीदे गए स्टॉक को ज्यादा कीमत पर बेच सकें, जिससे वैल्यू गिर जाती है और दूसरे इन्वेस्टर्स के पास कुछ भी नहीं बचता। जॉन पर आरोप लगाया गया था कि उसने इन योजनाओं में अपनी भागीदारी से $23 मिलियन से ज्यादा पैसा कमाया था और उसने इस सारे पैसे का टैक्स नहीं भरा था। अरे बाप रे। और वो लोग जो सोच रहे हैं कि उन्हें बता दूं, बिटकॉइन की वैल्यू 2020 में $30,000 से ऊपर नहीं थी, जो जॉन के $5 लाख के अंदाजे से बहुत पीछे थी। लेकिन जहां तक मुझे पता है उसने कभी अपना मीट खाने की कोशिश नहीं की। अब असली जुर्म तो इसे कहते हैं भाई। स्पेन की एक जेल में जॉन की 8 महीने की हिरासत के बाद स्पेनिश नेशनल कोर्ट ने जून 2021 में फैसला किया कि जॉन को सभी आरोपों का सामना करने के लिए वापस अमेरिका भेज दिया जाना चाहिए। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की सजा हो सकती है। उसे रिहा करने से पहले वो 95 साल का हो चुका होगा। जॉन ने उस समय एक आखिरी फैसला लिया और कुछ घंटों बाद उसकी लाश जेल की कोठरी में मिली। उनके वकील ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका की सरकार के खिलाफ आखिरी बगावत के रूप में अपनी जान ले ली थी। लेकिन ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ था। जॉन के कई ट्वीट्स में कहा गया था कि अगर जेल में रहने के दौरान वैसा ही हुआ जैसे कि बदनाम अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के साथ हुआ था तो ये उनके अपने हाथों से नहीं होगा। भले ही ऑटोप्सी ने साबित कर दिया कि जॉन ने आत्महत्या की थी, हर जगह अफवाहें फैलने लगी कि सरकार ने उसकी हत्या कर दी। आग में घी डालने के लिए उसकी मौत के 30 मिनट बाद सफेद बैकग्राउंड पर एक बड़ा काला अक्षर क्यू उनके इंस्टाग्राम पेज क्यू एनॉन के कॉलिंग कार्ड पर पोस्ट किया गया था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के हिसाब से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप शिकारी शैतान की पूजा करने वाले डेमोक्रेट्स के एक वैश्विक कबीले के साथ एक गुप्त लड़ाई में शामिल थे और जॉन साफ तौर पर उस लिस्ट में शामिल था। तो रुकिए, इनमें से कौन था वो? सरकार, क्यू एनॉन या जॉन की मीडिया को बरगलाने की आखिरी चाल? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर बहस कर सकते हैं। दोस्तों चलिए एक रिकैप करते हैं। वो एक साइबर सिक्योरिटी सुपरस्टार था जिसने सभी नियमों को तोड़ दिया और बेहद सफल रहा, लेकिन उसके अजीब सनकीपन को सिलिकॉन वैली हैंडल नहीं कर सकी। लेकिन उसकी जिंदगी बदनामी, आरोपों और दूसरी गलत बातों में उलझी हुई थी, जिस पर मुझे बोलने की इजाजत नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जॉन मैकेफी की जिंदगी और यहां तक कि उनकी मौत भी पूरी तरह से अजीब थी। मैं भविष्य में उनकी विरासत के बारे में सुनने की कामना करता हूं। दोस्तों आपको क्या लगता है, जॉन एक हीरो था या विलन? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और हो सके तो किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को अवॉइड कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।